हेलो, स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है और मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी के बारे में, जिसको आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के नाम से भी जानते हैं। इस कैटेगरी में आज हम बात करेंगे बजाज बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर सौरभ गुप्ता जी, हु इज सीनियर फंड मैनेजर एट बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट। सौरभ जी को 16 ईयर का एक्सपीरियंस है इंडियन इक्विटी मार्केट में। सो आई वेलकम यू सर एंड थैंक यू सो मच, आज आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला है। सर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सर मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि बैलेंस एडवांटेज फंड काम कैसे करते हैं और इन्वेस्टर को इन फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अभिषेक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बैलेंस एडवांटेज फंड है क्या, कैसे काम करते हैं और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, जब भी एक इन्वेस्टर मार्केट्स में आता है, किसी भी एडवाइजर या जिसको मार्केट पता है, उसका सबसे पहला एडवाइस ये होता है कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। मार्केट को आप टाइम करने की कोशिश ना करें, आप एसआईपी करें और स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज हम सब ये जानते हैं कि टाइमिंग ऑफ द मार्केट इज डिफिकल्ट। उसका एक बेसिक रीजन ये है कि हम सभी के अंदर कुछ बायसेस होते हैं, यानी कि हम हमेशा ग्रीड और फियर, यानी कि लाभ के पीछे भागते हैं, और जो फियर होता है, डर से भी हम दूर भागते हैं। तो ये जो बायसेस होते हैं, इसकी वजह से हमारे डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे सही नहीं होते। सिंपली कहूं तो अगर तेजी हो रही है तो सबको तेजी समझ में आती है, और जब मंदी हो रही होती है तो किसी का मन नहीं करता खरीदने का, जब असली समय होता है खरीदने का। राइट। अगर मैं आज से 4 साल पुरानी बात करूं आपसे, कोविड में जब सब चीज गिर रही थी और निफ्टी काफी गिर गया था, उस समय सारे स्टॉक्स बहुत सस्ते दामों पर मिल रहे थे, लेकिन सबके अंदर इतना फियर था कि किसी ने, बहुत कम लोगों ने उस टाइम इक्विटी खरीदा। राइट। और आज सबको लग रहा है कि आज इक्विटी खरीदना ही चाहिए हमें। राइट। सो दिस इज ग्रीड एंड फियर, और आपके पैसे तभी बनेंगे जब आप क्राउड से उल्टा सोचोगे। राइट। while टाइमिंग द मार्केट, इजियर सेड, बट प्रैक्टिस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो डिसीजंस हम खुद अच्छे से नहीं ले सकते, हमको वो डिसीजंस किसी और को देने चाहिए करने के लिए। तो हम डिसीजन देते हैं एक मॉडल को जिसके अपने कोई इमोशन नहीं होते। अगर कोई मैथमेटिकल मॉडल है या किसी मॉडल के थ्रू आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो वो मॉडल में सबसे बड़ी बात ये होगी कि उसमें इमोशन नहीं होगा। राइट। तो जब उसको डेटा दिखेगा कि अब खरीदना चाहिए, तो वो आपको बोलेगा खरीदो, और जब आपको दिखेगा, वो डेटा बोलेगा कि आपको बेचना चाहिए वैल्यूएशन पे, तो आप बेचो। दैट्स सिंपल। तो इमोशन बिल्कुल हट जाता है उससे। बैलेंस एडवांटेज फंड यही करता है, इट ट्राइज टू टाइम द मार्केट फॉर यू। आपके लिए आपको बताएगा कि इस समय इक्विटी में बढ़ाना चाहिए, इस समय इक्विटी में घटाना चाहिए। इस तरह से डायनामिकली आपको इक्विटी और दूसरे एसेट क्लासेस में एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूएशन एंड अदर थिंग्स। सो दिस इज हाउ बैफ वर्क्स एसेंशियली। बेसिक बैफ जो होते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। किसी भी निवेशक को मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, और हम में से ज्यादातर नहीं कर सकते, और जो इस मार्केट में नए हैं, जिनको पूरा इक्विटी रिस्क लेने में थोड़ी घबराहट है, उनके लिए बैफ एज अ प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इट्स अ स्टेप अप प्रोडक्ट। आप डेट से पहले बैफ में जाइए, आप समझिए बैफ, क्योंकि रिलेटिवली प्योर इक्विटी से रिस्क थोड़ा कम है, और उसको आप समझ जाएंगे, उसके बाद आप प्योर इक्विटी की तरफ मूव कीजिए। सो फॉर अ न्यू इन्वेस्टर इट्स अ स्टेप अप प्रोडक्ट व्हिच वर्क्स रियली वेल। सो इस तरह से किसी निवेशक को बैफ के बारे में सोचना चाहिए। ओके। जो इन्वेस्टर अभी स्टार्ट करना चाह रहा है म्यूचुअल फंड्स में, तो उनके लिए एक अच्छा फंड है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। ओके। तो अगर सर हम बात करें बजाज बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में, तो आप क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में फॉलो करते हैं। जी। तो अभिषेक, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया बैफ कैसे काम करता है। एक प्लेन वनीला बैफ इस तरह से काम करता है कि आप हर चीज का एक मार्केट का आप एक फेयर वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, कि ये फेयर वैल्यू है, चाहे वो 100 हो, 150 हो, जो भी हमारा एक नंबर है। ठीक है। और अगर मार्केट उससे ऊपर जाता है तो मार्केट महंगा हो गया, तो मॉडल आपको बोलेगा कि आप बेचो। और अगर मार्केट की वैल्यू आपके फेयर वैल्यू से नीचे चली जाती है, तो वो सस्ता हो गया, तो आप खरीदो। राइट। ये हो गया प्लेन सिंपल बैफ मॉडल। लेकिन आप और मैं ये जानते हैं कि फंडामेंटल, और ये हो गया फंडामेंटल मेथड। फंडामेंटली कई चीज महंगी हो जाती है अगर मार्केट महंगे हो जाते हैं। आज अगर मेरा मॉडल, फंडामेंटल मॉडल, ये बोलता है कि मार्केट्स महंगे हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट कल की कल गिर जाएंगे।
करेक्ट। कभी कभी मार्केट चलते भी रहते हैं, महंगा होने के बावजूद चलते रहते हैं, राइट? क्योंकि मार्केट में दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक है फंडामेंटल और दूसरा है सेंटिमेंट यानी इमोशन, यानी लिक्विडिटी। तो अगर आप सिर्फ फंडामेंटल बेस्ड मॉडल बनाएंगे, जो कि ज्यादातर बैंक्स करते हैं, आपकी गलती मॉडल की ये हो सकती है कि आप बहुत समय से पहले बेच देंगे और समय से पहले आप खरीदेंगे। राइट। इवेंचुअली आप सही जाएंगे, लेकिन उस समय में काफी समय बीत चुका होगा और आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी वो। तो हमारे बैफ मॉडल में हमने हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, इक्विटी जो हमारा जो एलोकेशन होता है, उसको दो प्रोपोर्शन में बांटा है। एक है ड्रिवन बाय फंडामेंटल, जो कि 70% एलोकेशन, अगर हम 100 रुपए इक्विटी में डालने वाले हैं तो उसका 70% एलोकेशन जो होगा वो हमारा फंडामेंटल साइड से होगा, और 30% एलोकेशन होगा वो हम सेंटिमेंट ट्रैक करेंगे, लिक्विडिटी इन द मार्केट ट्रैक करेंगे, उसके बेसिस पे होगा। ओके। तो उससे फायदा ये होगा कि अगर फंडामेंटली वो स्टॉक वो हमें लग रहा है कि ओवर वैल्यूड है, लेकिन सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है, तो हमारा एलोकेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा लंबे समय तक। फिर जब सेंटिमेंट टर्न होगा तब हम उसको गिराएंगे, तो हम थोड़ा लॉन्गर टर्म तक उस तेजी को एंजॉय कर सकते हैं। ओके। सो दैट हेल्प्स। और हमने जब 18 साल का बैक टेस्टिंग किया है इस मॉडल में, हमने देखा है कि रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं इस मॉडल के कंपेयर टू प्योर वनीला सिर्फ फंडामेंटल बेस्ड बैस मॉडल। तो ये एक बेसिक बड़ा डिफरेंस जो हमने क्रिएट किया है हमारे मॉडल में। ओके। तो हम मतलब फंडामेंटल्स को भी देखते हैं और सेंटिमेंट को भी देखते हैं। जी ओके। जी अगर आप थोड़ा बताना चाहें फंडामेंटल्स में क्या फैक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। बिल्कुल। जी, फंडामेंटल फैक्टर और सेंटिमेंट फैक्टर हम किस तरह से ट्रैक करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब हम देखिए, जैसे कि निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट, ठीक है? तो हमारे जो फंडामेंटल मॉडल है वो हमें बताते हैं कि अभी मार्केट जो हमारा निफ्टी का फेयर वैल्यू है उससे महंगा है कि सस्ता है, right? लेकिन इसमें भी हमने एक ट्विस्ट दिया है। जैसे कि अगर आप देखें, ज्यादातर लोग ये करते हैं कि लास्ट 10 साल की एवरेज निफ्टी की पी मल्टीपल पे देख लेते हैं कि भाई निफ्टी का एवरेज 20 है, अभी वो 22 पे चल रहा है तो महंगा हो गया, और 18 पे चल रहा है तो सस्ता हो गया। राइट। लेकिन ये बड़ा स्टैटिक मॉडल है। जो लोग इन्वेस्टमेंट्स को समझते हैं वो ये जानते हैं कि मार्केट का फेयर वैल्यू जब निकालते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर आगे जाते हुए मेरी इंटरेस्ट रेट का अजम्पशन चेंज होने वाला है, तो मैं सिर्फ पुराना एवरेज लेके काम नहीं कर सकता, उसका एडजस्टमेंट मुझे करना जरूरी है। तो वो एक एडजस्टमेंट हम करते हैं। दूसरी बात है ग्रोथ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लेट अस अज्यूम कि लास्ट 10 साल में निफ्टी का एवरेज पी 20 था और निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ भी 20 थी, लेकिन आगे जाते हुए अगले 2 साल में मुझे अगर निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ 25 लग रही है, तो मैं निफ्टी को 20 पे फेयर वैल्यू नहीं दे सकता, निफ्टी की करेक्ट। वैल्यू चेंज होगी राइट। क्योंकि ग्रोथ चेंज हो रही है, right? तो ये सब एडजस्टमेंट हम करते हैं निफ्टी के फेयर वैल्यू पे, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। ओके। उसके बेसिस पे हम एलोकेट करते हैं फंडामेंटल पार्ट हमारा। अब बात आती है सेंटिमेंट की। अब सेंटिमेंट तो इमोशन है, इमोशन को कैसे ट्रैक करें ये बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने उसको इस तरह से क्रैक किया है कि हमने देखा है हमारे एक्सपीरियंस में, हम 200 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स ट्रैक करते हैं ग्लोबली। तो हमने ये पाया कि आप अगर करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और डेट मार्केट को क्लोजली ट्रैक करें, तो हमें वो इंडिकेशंस, सबसे पहले सेंटिमेंट चेंज के इंडिकेटर्स वो मार्केट देते हैं बनिस्पत इक्विटी मार्केट। ओके। सबसे पहले अगर कोई ग्लोबल लिक्विडिटी में चेंजेस हो रहे हैं या रिस्क में परसेप्शन में चेंज हो रहा है, सबसे पहले इंडिकेटर्स आपको करेंसी मार्केट से मिलते हैं। ओके। उसके बाद कमोडिटी में जो रिलेशनशिप है, गोल्ड वर्सेस कॉपर, इस टाइप के रिलेशनशिप आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई लोगों का बिहेवियर या रिस्क के प्रति लोगों की रुचि बदल रही है कि नहीं बदल रही है, तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा है डेट मार्केट। हमेशा ऐसा होता है कि डेट मार्केट विल टेल यू बिफोर व्हाट्स गोइंग टू चेंज। अब अगर मैं बहुत स्पेसिफिक स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकता, कॉम्प्लायंस मुझे अलाउ नहीं करता, लेकिन अगर आप 2018 में जाएं, एक एनबीएफसी लिस्टेड थी, आप बस उसको याद करें उस एनबीएफसी को और सब लोग समझ जाएंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जब उसमें प्रॉब्लम आई उस कंपनी में, उसका डेट बहुत बुरी तरह से गिरा, उसमें यील्ड स्पाइक हो गया, और उसके एक हफ्ते बाद उसका इक्विटी प्राइस गिरा। तो डेट मार्केट हमेशा रिस्क को पहले प्राइस करेगा, कमोडिटी मार्केट पहले रिस्क को प्राइस करेगा, और करेंसी मार्केट पहले रिस्क को प्राइस करेगा। तो अगर हम इन तीन को सेट को ट्रैक करें तो हम सेंटिमेंट चेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं इक्विटी मार्केट की। वही हम करते हैं सेंटिमेंट साइड में। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको इक्विटी एलोकेशन हमारा मिल जाता है। ओके। ओके। ठीक है सर।
तो अगर कोई निवेशक इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बजाज बैलेंस एडवांटेज फंड में, तो एक सजेस्टेड टाइम पीरियड आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज और जो प्रीवियस प्रश्न में मुझे आपको बतानी चाहिए थी कि हमारा इक्विटी एलोकेशन 25% से लेकर के 90% की रेंज में होता है इस फंड में। ओके। और कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए आइडियल समय किसी भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए होता है मिनिमम 3 साल। 3 साल में आप मार्केट में रीजनेबली एक या दो बड़े साइकिल्स आते हैं, जिसकी वजह से जो फंड, जो हमारा सेंटिमेंट और फंडामेंटल मॉडल है, वो अच्छी तरह डिस्प्ले होने के लिए 3 साल का मिनिमम अवधि का इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो रियल जो बेनिफिट्स हैं, जब हमारे सेंटिमेंट इंडिकेटर्स अच्छे काम किए, जब रिस्क बढ़ गया घट गया, वो अच्छे से प्ले आउट होगा, फंडामेंटल भी और सेंटिमेंट। तो 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन हमेशा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ओके। मिनिमम। तो मिनिमम 3 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी ओके, तो सर आपने जैसे बताया कि 25 से लेकर 90% तक आप इक्विटी रखते हैं, तो इसमें कितना प्योर इक्विटी होता है, जी कितना आर्बिट्राज होता है, अगर आप उसकी एक रेंज बताना चाहें? जी। देखिए, क्योंकि हम इस फंड को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि हम इसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड कैटेगराइज करते हैं रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से। तो मिनिमम 65% हमें ग्रॉस इक्विटी, नेट इक्विटी रखना बहुत जरूरी है। तो हम ऐसा करते हैं कि मिनिमम 65% प्योर इक्विटी तो हम रखते ही हैं। जब हमें उससे नीचे आना पड़ता है तो हम उसमें आर्बिट्राज कर लेते हैं, या तो निफ्टी से या फिर स्टॉक स्पेसिफिक। तो अगर 65 के ऊपर है तो हमें आर्बिट्राज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मिनिमम 65 रखना है इक्विटी फंड होने के लिए। और जब हम उससे नीचे आना है तो हम जितना भी नीचे आएंगे उतना हम आर्बिट्राज करते जाएंगे। जैसे अगर हमें आज एलोकेशन हमारा बोल रहा है फंडामेंटल सेंटिमेंट कि आपको 60% इक्विटी रहना चाहिए, ठीक है, तो मिनिमम 65% तो ग्रॉस इक्विटी हमारे पास रहेगी, क्योंकि वो हमें रखना ही है मिनिमम 65। 5% का हम आर्ब क्रिएट कर लेंगे। ओके। और जी वो डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे, कितना हम इक्विटी रखेंगे और कितना, सॉरी, नेट हाँ इक्विटी रखेंगे और कितना आर्बिट्राज रखेंगे। जी 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 ओके। तो अगर सर हम बात करें SWP के बारे में, कुछ निवेशक सिस्टमेटिक विड्रॉल करना चाहते हैं, तो क्या जी बजाज बैफ सजेस्टेड फंड रहेगा SWP करने के लिए या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। लेकिन एसडब्ल्यूपी आपको तब शुरू करना चाहिए जब आपके फंड में अच्छा खासा कैपिटल गेन अक्यूमुलेट हो जाए। क्योंकि ओके। अगर आप आपका प्रिंसिपल ही विड्रॉ करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके। तो आप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, जब आपका कैपिटल गेन्स अक्रू हो जाए उसके ऊपर, उसके बेसिस पे आप एसडब्ल्यूपी सिस्टमिक विड्रॉल प्लान उस पर लगाइए और आराम से उसको एंजॉय कीजिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत जल्दी लगा दें तो आपका जो प्रिंसिपल आपने डाला है वही आप विड्रॉ करते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको वो कैपिटल गेन्स आएगा किस पे, तो वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके। तो SWP इसमें सजेस्टेड है, तो अगर कोई इन्वेस्टर इसमें SWP करता है तो कितना परसेंटेज आप सजेस्ट करेंगे विड्रॉ कर लेना चाहिए एवरी ईयर? देखिए, जो भी आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेड है एनुअली इक्विटी से, दैट डिवाइडेड बाय 12 शुड बी योर मंथली सिस्टमिक विड्रॉल प्लान। जिससे कि आपने जो पैसा डाला है प्रिंसिपल, आप उसको विड्रॉ नहीं करें, आप सिर्फ कैपिटल गेन्स को विड्रॉ करें। तो लेट अस अज्यूम, आपकी अजम्पशन है, आप जो भी आप मार्केट स्टडी करते हैं या आप एज एन एडवाइजर अज्यूम करते हैं कि आपको 12% इस फंड से रिटर्न आना चाहिए या 15 आना चाहिए, दैट्स योर अजम्पशन। आई कैन नॉट से इट बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू से एज पर सेबी। तो दैट डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, तो आपको हर महीने वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल जो आपने कमाया उतना का उतना रह गया, और आपने सिर्फ गेन्स का सिस्टमिक विड्रॉल किया। तो अगले साल भी जो आपको कैपिटल चाहिए जिससे कि आपको कैपिटल गेन मिले, वो आपकी इंटैक्ट रह जाएगी। ओके। ओके। तो कोशिश यही रहनी चाहिए जितना भी कैपिटल गेन हो उससे ज़्यादा विड्रॉ ना करें, अदरवाइज वो आपके कैपिटल एब्सोल्युटली। कैपिटल से ही विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, उससे क्या है कि वो आपका फ्लेम तो डिप्लीट हो जाएगा, फिर 2 साल 3 साल के बाद आप किस चीज से सिस्टमिक विड्रॉल करेंगे? आप अपने प्रॉफिट जो आपने कमाया उससे ज्यादा विड्रॉ करना तो बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। ओके। ओके, अगर हम सेफर साइड में मान के चले, जितना भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आप मान के चल रहे हैं उससे 1-2% कम ही विड्रॉ करें। जी जी बिल्कुल। ओके, ठीक है सर। तो अगर हम टैक्सेशन की बात करें, बजाज बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में, तो उसका टैक्सेशन कैसे होता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसका इक्विटी टैक्सेशन है। एक साल के बाद ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो 10% है वो आपका उस पर लगेगा, क्योंकि हम मिनिमम 65% रख रहे हैं, तो इसलिए ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड माना जाएगा।
क्योंकि इसमें 65 ग्रॉस इक्विटी हम हमेशा रखेंगे, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो 1 साल की अवधि आप रखेंगे, उसके बाद इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स 10% का लगेगा। तो ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने सभी क्वेश्चन के जवाब बड़े अच्छे से दिए। होपफुली ये आंसर्स हमारे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एंड एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने आज एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू सर। बाय।